ध्यान दो। शुरुआत कर रहे हैं आज हम लोग धातु निष्कर्षण चैप्टर के लेक्चर नंबर 8 का, जिसमें आज हम लोग पढ़ेंगे किसके बारे में कि आयरन का निष्कर्षण हेमेटाइट अयस्क से किस तरीके से किया जाता है। ठीक है, इससे पहले जो क्लास हुआ था उसमें हम लोग पढ़े थे कि कॉपर का निष्कर्षण किस तरीके से किया जाता है। कॉपर का निष्कर्षण जब पढ़ रहे थे, ध्यान से समझना, तो हम लोग उसका निष्कर्षण करते थे किससे, कॉपर पायराइड से। सेम टू सेम धातु निष्कर्षण का कितना स्टेप फॉलो होगा, फिर से 4, कितना 4, ठीक है ना। अच्छा, यहाँ पास याद रखना आयरन का जो निष्कर्षण करते हैं हेमेटाइट अयस्क से, हेमेटाइट अयस्क जो है, ठीक है ना, हेमेटाइट अयस्क जो है Fe2O3 को बोलते हैं, Fe2O3 को, किसको बोलेंगे, Fe2O3 को। यहाँ तक क्लियर है। चलो शुरू करें क्या, ठीक है। अच्छा, इससे पहले आप लोगों को जानना है, ध्यान देना ना, हेमेटाइट, ध्यान देना ना, हेमेटाइट अयस्क से भी पहले आप लोगों को जानना है लोहे का प्रकार। एक तो होता है आपका ढलवा लोहा, ढलवा लोहा, एक होता है पिटवा लोहा, ढलवा लोहा, पिटवा लोहा, और एक होता है आपका इस्पात। क्या होता है, इस्पात। देखो लोहा है तो आयरन तो होगा ही होगा, लोहा है ना। अच्छा, इसमें कार्बन के परसेंटेज के आधार पर, किसके परसेंटेज के आधार पर, कार्बन के, मान लो 2.2 से लेकर के 4.5% तक क्या है, कार्बन है, तो उसको हम लोग बोलते हैं क्या, ढलवा लोहा। क्या बोलते हैं, ढलवा लोहा। मतलब कार्बन का परसेंटेज देखो 2.5 से 4.5, 2.5 से 4.5 ऐसा मानो। इसका मात्रा इसमें 0.10 से लगभग 0.25, मतलब बहुत ही कम मात्रा में क्या रहता है आपका, कार्बन रहेगा। क्या रहेगा, कार्बन। तो उसको क्या बोलेंगे, पिटवा लोहा। क्या बोलते हैं, पिटवा लोहा। और एक होता है आपका इस्पात, भिलाई जिसके लिए फेमस है इस्पात संयंत्र, ठीक है, भिलाई स्टील प्लांट, ठीक है ना, वहाँ इस्पात बनते हैं। इस्पात में क्या होता है, लोहा है, उसमें 0.25% से कितना, लगभग आपका 2% तक, कितना परसेंट तक, 2% तक क्या रहता है, कार्बन। तो दिमाग में छाप के रखना, कार्बन के परसेंटेज के आधार पर कितने भागों में बांटे हैं, 3 भागों में। एक तो होता है ढलवा लोहा, एक पिटवा लोहा और एक इस्पात, ठीक है। परसेंटेज याद रखना, सबसे ज़्यादा कार्बन किस में रहता है, ढलवा लोहा में, उसके बाद किस में रहता है आपका, इस्पात में, और सबसे कम किस में रहता है, पिटवा लोहा में। क्लियर है, सबसे कम परसेंटेज कार्बन का किस में रहता है, पिटवा लोहा में। क्लियर है, यहाँ तक समझ आया कि नहीं। हम लोगों को ध्यान से समझना, हम लोगों को मेनली प्राप्त करना है किसको, हो गया क्या, मिटा दो जल्दी, ठीक है। हम लोगों को मेनली प्राप्त करना है किसको, ढलवा लोहा। क्या प्राप्त करना है, ढलवा लोहा, जिसमें से 2 से लेकर के 4.5% तक क्या उपस्थित हो, कार्बन उपस्थित हो। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। तो ध्यान समझना, हेमेटाइट अयस्क कैसे प्राप्त करते हैं, हेमेटाइट अयस्क का फॉर्मूला है Fe2O3। क्या है, Fe2O3। अब इस हेमेटाइट अयस्क से मेरे को क्या प्राप्त करना है, Fe प्राप्त करना है। क्या प्राप्त करना है, Fe। सेम टू सेम वही प्रोसीजर चालू होगा। क्या, सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, सांद्रण। क्या करना पड़ेगा, सांद्रण। सांद्रण करने के बाद उसका किसमें परिवर्तन, ऑक्साइड में। ऑक्साइड में परिवर्तन होने के बाद क्या करना पड़ता है, अपचयन। क्या करना पड़ता है, अपचयन। और लास्ट हम क्या करेंगे, शोधन। क्या करेंगे, शोधन। याद रखना, इसका जो सांद्रण होता है, ठीक है। अब लोहा का सांद्रण, लोहा क्या है, चुंबकीय गुण धारण करता है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, इसका चुंबकीय पृथक्करण। क्या कर सकते हैं, चुंबकीय पृथक्करण, जिससे जो अचुंबकीय अशुद्धि रहेगा वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। और अशुद्धि दूर करने के लिए क्या कर सकते हैं, गुरुत्वीय धावण विधि कर सकते हैं। क्या, जिससे धूल धक्कड़ जो रहेगा, पानी डालोगे तो वो क्या हो जाएगा, बाहर निकल जाएगा। तो दूसरा विधि हो सकता है गुरुत्वीय पृथक्करण। तो 2 तरीके से हम लोग क्या करते हैं, इसका सांद्रण। अब ऑक्साइड में यदि परिवर्तन करना है, ऑक्साइड में परिवर्तन या तो कौन सी विधि से करते हैं, भर्जन, या तो किस विधि से करते हैं, निस्तापन। लेकिन याद रखना Fe2O3 में भर्जन भी होगा और निस्तापन, दोनों विधि का उपयोग करेंगे। भर्जन का भी उपयोग करेंगे और किसका करेंगे, निस्तापन। क्लियर है, समझ आ रहा है कि नहीं। भर्जन भी उपयोग करेंगे और निस्तापन विधि भी। क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आ गया। अच्छा, उसके बाद ध्यान से समझना, उसके बाद क्या करना है हम लोगों को, अपचयन। अपचयन में केवल एक प्रोसीजर चालू होगा, प्रगलन होगा। क्या होगा, प्रगलन। यहाँ तक क्लियर है। और लास्ट में शोधन का विधि आपको बता दिया जाएगा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। तो सबसे पहले तो सांद्रण बताना पड़ेगा। क्या, चुंबकीय पृथक्करण। एक मैग्नेटिक रोलर रहता है जिसमें पिसे हुए अयस्क को रखा जाता है। मैग्नेटिक रोलर के समीप में क्या हो जाएगा, हेमेटाइट अयस्क आ जाता है, और जो अशुद्धि रहता है, जो अचुंबकीय रहता है, वो दूर हो जाता है। हो गया कंप्लीट। दूसरा क्या करते हैं, गुरुत्वीय पृथक्करण। गुरुत्वीय पृथक्करण के लिए क्या कर सकते हैं, हेमेटाइट अयस्क को पीस करके उसके ऊपर पानी का बौछार डालते हैं, जिसके कारण जितना भी अशुद्धि रहता है वो धुल करके क्या हो जाता है, बाहर। क्लियर है, और अयस्क नीचे बैठ जाता है। हो गया। दूसरा कहानी है क्या, ऑक्साइड में परिवर्तन। कैसे ऑक्साइड में परिवर्तन करते हैं, चलो शुरू करें। ऑक्साइड में परिवर्तन कितने विधि से किया जाता है, मैं बोला हूं 2 विधि से। सबसे पहला विधि है क्या, निस्तापन। क्या करते हैं, निस्तापन।
निस्तापन में क्या होगा, ध्यान दो, हेमेटाइट अयस्क है उसमें नमी रहता है, क्या रहता है, नमी। तो Fe2O3 3H2O है। वायु का अनुपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में क्या कर रहे हो तुम लोग, गर्म करोगे। निस्तापन में वायु की अनुपस्थिति होती है ना, वायु की अनुपस्थिति में जब गर्म करते हैं तो ये पानी उड़ जाएगा और केवल बचेगा क्या, Fe2O3। क्या बचेगा, Fe2O3। यहाँ तक क्लियर है। फिर ये जो Fe, ध्यान देना ना, अब ये जो रहता है इसका आगे प्रोसीजर में काम लिया जाएगा, क्लियर है ना। ध्यान से समझना, हमारा जो अयस्क था उसमें क्या था, हेमेटाइट अयस्क था, क्लियर है, और उसके साथ नमी उपस्थित था। निस्तापन के वायु की अनुपस्थिति में ये उड़ गया, गर्म करोगे तो क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा, ये बना। साथ ही क्या होता है, दूसरा चीज, एक और फॉर्मूला देखो, Fe रहता है कार्बोनेट के रूप में, आयरन कार्बोनेट भी आया जाता है, FeCO3। इसको जब गर्म करोगे किसकी उपस्थिति में, वायु की अनुपस्थिति में, उपस्थिति नहीं अनुपस्थिति में, तो क्या होगा, चलो बताओ, FeO बनेगा और यहाँ पास से क्या गायब हो जाएगा, CO2 निकल गया। समझ आ रहा है कि नहीं। तो दो चीज मिला है तुमको निस्तापन से, एक तो Fe2O3 मिल गया और क्या मिल गया, एक FeO मिल गया, क्लियर है, समझ आया कि नहीं। अब दूसरा इसी चीज का हम लोग क्या करते हैं, भर्जन करेंगे। क्या करेंगे, भर्जन। भर्जन में क्या होता है, ध्यान से समझना, जो सल्फर का अशुद्धि रहेगा वो सल्फर डाइऑक्साइड बन करके उड़ जाता है। आर्सेनिक का उपस्थित रहता है वो क्या के रूप में उड़ जाएगा, आर्सेनिक ऑक्साइड के रूप में, H2O3 के रूप में क्या हो जाएगा, उड़ जाएगा। ये वाला कॉपर वाले में भी पढ़े थे, सेम टू सेम, तो दोनों में कॉमन है ना। सल्फर का अशुद्धि सल्फर डाइऑक्साइड बन करके निकल जाएगा, आर्सेनिक का अशुद्धि आर्सेनिक ऑक्साइड बन करके निकल जाता है। याद करो यहाँ पास क्या बना है, FeO बना है। ये जो FeO है, ऑक्साइड FeO, इसको हम लोग क्या करते हैं, ऑक्सीजन की उपस्थिति में जब गर्म करेंगे, भर्जन करेंगे ऑक्सीजन की उपस्थिति में, ठीक है। तो FeO जो रहता है, ध्यान से समझना, FeO जो रहता है वो कन्वर्ट हो जाता है, इसका दो मात्रा ले लेता हूँ, 2Fe2O3 में। किसमें कन्वर्ट हो जाता है, 2Fe2O3 में। 2 2 4 और ये 3 दूनी 6, 2 2 4, ये 3 दूनी 6, ऐसा। चलो संतुलित करते कह रहे हैं, 2 दूनी 4, 2 6, 3 दूनी 6, 2 2 हो गया। ये किसमें कन्वर्ट हो गया, Fe2O3 में। दिमाग चलाना, 2Fe2O3, 2 दूनी 4, ये 2FeO ना होकर कितना कर देता हूँ, 4, तो 4 और 4 8, 3 दूनी 6 और 2 ठोक ऑक्सीजन बाहर निकाल दो, क्लियर। चलो ध्यान दो, यहाँ तक क्लियर है। क्या होता है ध्यान से समझना, हम लोग क्या कर लिए थे, सबसे पहले गुरुत्वीय धावण विधि और दूसरा क्या बोला हूँ, चुंबकीय पृथक्करण विधि। साफ सफाई कर लिए, सांद्रण हो गया। सांद्रण करने के बाद उसका किस में परिवर्तन करते हैं, ऑक्साइड में। ऑक्साइड में परिवर्तन करेंगे तो सबसे पहले Fe2O3 बना दिए, ठीक है। दूसरा FeCO3 मान लो रहेगा तो उसको किस में कन्वर्ट कर देंगे, FeO। हमको चाहिए ये चीज़, हमको चाहिए क्या, ये वाला चीज़, क्लियर है ना। तो ये जो FeO है उसको ऑक्सीजन की उपस्थिति में क्या करेंगे, भर्जन। क्या करेंगे, भर्जन। तो FeO ऑक्सीजन के साथ क्रिया करके क्या बना देगा, फिर से Fe2O3। क्या बना दिया, Fe2O3। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, समझ आ गया। आगे बढ़ जाए क्या। अच्छा, वात्य भट्टी के बारे में पूरा आपको डिटेल बता डाला हूँ, किसमें, कॉपर के निष्कर्षण में। क्या बताओगे, चलो वात्य भट्टी का वर्णन करो। यह अग्निसा ईंटों की दीवारों का बना 100 फीट ऊंचा भट्टी होता है जिसका चौड़ाई 15 से 20 फीट तक हो सकता है। इसमें अलग अलग तापक्रम क्षेत्र रहते हैं। इसमें शंकु तथा प्याला व्यवस्था के अनुसार, ऐसा एक शंकु लगा रहता है, ध्यान देना, प्याला रहेगा, उसके ऊपर से क्या डालते हैं, अयस्क, और शंकु उसको क्या करता है, ऐसा बंद कर देता है, क्लियर है ना। नीचे की ओर गर्म गैसें प्रवाहित करने के लिए ट्वेयर लगा रहता है, नीचे में कार्बन डालते हैं, रेत डालते हैं और अयस्क को डाल देते हैं। तापक्रम वात्य भट्टी के अलग अलग एरिया का क्या होता है, अलग अलग होता है। यहाँ तक क्लियर है। धातुमल का गलनांक कम होने के कारण वो ऊपर बनता है और धातु नीचे रहता है, क्लियर है। वात्य भट्टी का क्या कर लिए, वर्णन कर लिए। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं, यहाँ तक समझ आ गया, ठीक है। अग्निसा ईंटों का बना रहता है भाई। अब ये वात्य भट्टी का डायग्राम देखो, ये देख लो भाई, एक बार डायग्राम देखो, ठीक है। क्या क्या लिखा है उसको फेंको, मारो गोली, ध्यान दो इधर। पहले तो वात्य भट्टी है, ये देखो ऐसा करके बना है पहले तो वात्य भट्टी। ये देखो, ये अग्निसा ईंटों का बना है। किसका बना है, अग्निसा ईंटों, मतलब ऐसा ईंट जो अग्नि को क्या कर सके, सहन कर सके। क्या कर सके, सहन कर सके। ऊपर में देखो, इसको बोलते हैं हम लोग क्या, प्याला। क्या बोलते हैं, प्याला। और ये जो लगा है इसको क्या बोलते हैं, शंकु। तो इसको ऐसे ढीला करूंगा तो ये खुल जाएगा, ऐसे ऊपर उठा दिए तो क्या हो गया, ये लॉक हो गया, क्लियर ना। ऊपर से क्या डालते हैं, अयस्क को डालेंगे, चूना पत्थर डालेंगे। क्या डालेंगे इसमें, एक स्ट्रशीट चूना पत्थर CaCO3, और साथ ही में क्या डालते हैं, कोयला, कोक, क्लियर है। कितना चीज डाल दिए, 3 चीज। अच्छा, यहाँ पास कप कोण व्यवस्था बोला, प्याला शंकु व्यवस्था बोलते हैं इसी को। यहाँ पास से गर्म गैसें प्रवाहित करते हैं, ठीक है ना। भट्टी से निकलने वाली जो गैस रहता है भट्टी में बनेगा, नीचे की ओर जलाओगे तुम लोग सबको जी। तो अलग अलग भागों टेम्परेचर देखो, यहाँ पास का 523 केल्विन सबसे कम है,
और सबसे ज़्यादा कितना है 2170 केल्विन। समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, यहाँ पास देखो, यहाँ पास गैस प्रवाहित करने के लिए गर्म हवा और ऑक्सीजन, ताकि ये कार्बन क्या हो, जले, तो इसके लिए क्या बनाया जाता है, ट्वियर बनाया जाता है। क्या बनाया जाता है, ट्वियर। यहाँ पास ध्यान देना, यहाँ पास धातुमल आएगा और उसके जस्ट नीचे में क्या रहेगा, धातु रहेगा। क्लियर है कि नहीं? यहाँ ऊपर में क्या रहेगा, धातुमल, और नीचे में क्या रहेगा, धातु। तो धातुमल को निकालने के लिए एक अलग और धातु को निकालने के लिए एक अलग निकास नली, दो निकास नली रहता है। क्लियर है? वर्णन हो गया, पूरा वर्णन हो गया। अब अलग अलग एरिया के हिसाब से हम लोग इसका क्रियाविधि पढ़ेंगे। समझ आ रहा है कि नहीं? कैसे कैसे होता है, क्या क्या कहानी होता है। देखो, वात्या भट्टी को टोटल कितने क्षेत्र में बांटते हैं, 4 क्षेत्र में। कितने क्षेत्रों में, 4। सबसे पहला है प्रारंभिक तप्तीकरण क्षेत्र, लिखो। सबसे पहला है प्रारंभिक तप्तीकरण क्षेत्र। सबसे पहला है आपका प्रारंभिक तप्तीकरण क्षेत्र। इस एरिया में क्या होता है, सबसे ऊपरी भाग है, 523 केल्विन टेम्परेचर है ये, ठीक है। इसमें अयस्क को डालोगे तो अयस्क में थोड़ा बहुत जो नमी रहेगा वो क्या हो जाएगा, दूर। गर्म हवा डालते हो, ड्रायर चलाते हो ना, तो सूख जाता है ना, ऐसे ही समझो कि हाँ यहाँ पास गर्म हवा आ रहा है, इस कारण अयस्क का नमी क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। अयस्क का नमी क्या हो जाता है, समाप्त। प्रारंभिक तप्तीकरण क्षेत्र। दूसरा एरिया बोलते हैं हम लोग अपचयन ऊपरी क्षेत्र। मतलब एक एरिया है, अब ये जो एरिया है ना, इसके जस्ट बाद वाला, 523 केल्विन के जस्ट बाद वाला, लगभग यहाँ तक का, इसको हम लोग बोलेंगे क्या, अपचयन ऊपरी क्षेत्र। मतलब अपचयन एक तो निचला क्षेत्र में होगा और एक कहाँ होगा, ऊपरी क्षेत्र में होगा। यहाँ तक क्लियर है? तो सबसे पहले अपचयन ऊपरी क्षेत्र, टेम्परेचर 900 से 1123, मतलब यहाँ से लेकर के कहाँ तक, यहाँ तक लगभग। समझ आ रहा है कि नहीं? 900 से लेकर के 1123 केल्विन। सबसे पहले ये हो गया, फिर 900 से लेकर के 1123 केल्विन, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, अपचयन ऊपरी क्षेत्र। क्या बोलते हैं, अपचयन ऊपरी क्षेत्र। इस भाग में सबसे पहले ट्वियर से आने वाला गर्म हवा कार्बन के साथ मिलकर के कार्बन मोनोऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। ध्यान से देखो, इधर से गर्म हवा भेज रहा हूँ, इधर कोयला डाला था, कोयला जो था उस गर्म हवा और ऑक्सीजन के साथ क्रिया करेगा और क्या बनाएगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाता है। क्या बनाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्लियर है? यहाँ तक समझ आया कि नहीं? अच्छा, ये जो टेम्परेचर है 1123 केल्विन, ठीक है, पहला काम समझ आया कि नहीं? इस टेम्परेचर वाले एरिया में क्या हो रहा है, कार्बन जो डाले हैं और इधर से ऑक्सीजन जा रहा है, दोनों मिलकर के क्या बनाएगा, कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड। ऊपर में क्या हुआ है, नमी बस दूर हुआ है, दूसरे वाले में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बना है। यहाँ तक क्लियर है? उसके बाद इस टेम्परेचर पर 1123 केल्विन पर जो चूना डाले हो ना, चूना टूटेगा, CaCO3 टूटेगा कैल्शियम ऑक्साइड में और CO2 में। क्लियर है कि नहीं? कैल्शियम ऑक्साइड में और किस में टूटेगा, CO2 में, और हल्का सा कार्बन मोनोऑक्साइड भी बन जाता है। देखो, कैल्शियम कार्बोनेट है काको3, ठीक है, 1123 केल्विन, CaO और CO2 में टूटा। कैल्शियम कार्बोनेट चूंकि कार्बन भी डला था तो क्रिया करके कार्बन मोनोऑक्साइड भी बनाता है, कैल्शियम ऑक्साइड भी बनाता है। क्लियर है ना? ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है किस रूप में काम करेगा, चलो बताओ, गालक के रूप में। कौन से रूप में काम करेगा, गालक के रूप में। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया? अच्छा, कार्बन मोनोऑक्साइड आयरन ऑक्साइड को फेरस ऑक्साइड में अपचयित कर देता है। अब देखो मेन कहानी देखो ना, 900 केल्विन टेम्परेचर पर क्या क्या होता है ये तो जान डाले। कार्बन मोनोऑक्साइड बना, कार्बन डाइऑक्साइड बना। इस वाले टेम्परेचर पर क्या हुआ, ये टूट करके खत्म कहानी। यहाँ तक क्लियर है? यहाँ तक समझ आ गया? अब इसी टेम्परेचर पर क्या होता है, 900 टेम्परेचर पर क्या होता है, जो अयस्क डाले हो, अयस्क का फॉर्मूला क्या था, Fe2O3 था। अयस्क का फॉर्मूला क्या था, Fe2O3 हो गया यार, Fe2O3 है ना। Fe2O3 क्या करेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड बनाया हूँ, तो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करेगा, किसके साथ, कार्बन मोनोऑक्साइड, और फिर कन्वर्ट हो जाएगा FeO में। किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, FeO में। और कौन सा गैस निकालेगा, CO2। यहाँ पर देखो FeO में कन्वर्ट हो गया। देखो Fe2O3 है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया किया, ठीक है, क्रिया करेगा और कन्वर्ट हो जाता है। लास्ट में देखो किसमें, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया किया। ये देख, इतना सारा है ना, ये सब मत करते रहना, समझ रहे हो ना। एक ठोक मेन करना, ये है ना तुम्हारा काम का, ये 3 ठोक लिखा है ना, कितना करना है, केवल एक को। Fe2O3 है, कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करता है, क्या बना देता है, FeO, और कौन सा गैस निकाल देता है, CO2। समझ आया कि नहीं? क्या क्या हो रहा है, सबसे पहले 523 केल्विन अयस्क डाले, उसका नमी क्या हो गया, दूर। उसके बाद 1123 में क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट टूट जाता है, टूट गया। 900 केल्विन पर क्या कहानी चल रहा है, Fe2O3 जो डाले हो वो CO2 के साथ क्रिया करेगा और क्या बना देता है, FeO बनाता है। क्या बनाता है, FeO। यहाँ तक समझ आ गया? क्लियर है? कितने एरिया के बारे में अभी बात किए हैं, 2 एरिया। सबसे पहले प्रारंभिक तप्तीकरण क्षेत्र और ऊपरी अपचयन क्षेत्र। कितने टेम्परेचर तक कहानी हो गया हमारा, 1123 तक, यहाँ तक का कहानी हो गया हमारा। यहाँ तक क्लियर है? ये वाला रिएक्शन हो गया है हमारा, ठीक है, ये वाला रिएक्शन कंप्लीट कर लिए हैं।
अयस्क नमी को दूर कर देता है, ये भी ध्यान डाले हैं। क्लियर है ना, यहाँ तक हो गया। अच्छा, इसी टाइम में क्या होता है, ध्यान समझना, कार्बन मोनोऑक्साइड जो रहेगा, ध्यान देना, कार्बन मोनोऑक्साइड 900 से देखो 1123 1500 केल्विन है ना। अब ये ऊपरी अपचयन क्षेत्र था, निचली अपचयन क्षेत्र में ये जो FeO बना है फिर से किसके साथ क्रिया करेगा, कार्बन के साथ, और कार्बन जो रहेगा वो इस ऑक्सीजन को ले जाएगा और क्या बना लेगा, कार्बन मोनोऑक्साइड। थोड़ा बहुत जो Fe2O3 बचा रहेगा वो फिर से कार्बन के साथ क्रिया करेगा, और यहाँ पास से फिर से, क्योंकि टेम्परेचर नीचे में क्या है, ज़्यादा, और नीचे में क्या है, कार्बन। और तुम लोग पढ़े थे ऊष्मागतिकी सिद्धांत के अनुसार, ठीक है, कि जो कार्बन रहता है उसका आरेख सबसे नीचे रहता है और वो क्या करता है, प्रबल अपचायक की तरह कार्य करता है। क्लियर है ना। तो यहाँ जैसे नीचे और टेम्परेचर जब बढ़ाओगे ना तो डायरेक्ट Fe2O3 को किस में कन्वर्ट कर देता है, Fe। अब तुमको क्या मिल गया, धातु मिल गया, धातु मिल गया, आयरन मिल गया है कि नहीं, यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, इसी टाइम में क्या होगा, ये जो कैल्शियम ऑक्साइड है वो SiO2 के साथ मिलकर के क्या बना लेता है, धातुमल CaSiO3, क्या बना लेता है, CaSiO3, ठीक है ना, ये CaO नहीं है, CaSiO3 बनाता है, कैल्शियम सिलिकेट। यहाँ तक क्लियर है, समझ आ गया कि नहीं जी। ठीक है, अब ये जो लोहा रहेगा, ठीक है ना, हमको अभी जो लोहा मिला है ना, यहाँ पास ये लोहा मिल गया है, इस लोहा में क्या रहता है, अशुद्धि रहता है। क्या रहता है, अशुद्धि। किसका किसका अशुद्धि रहता है, मैग्नीज का रह सकता है, कार्बन का रह सकता है। अब इससे जैसे नीचे क्षेत्र में आओगे 1423 केल्विन 1673, तो ये जो एरिया बहुत ज़्यादा टेम्परेचर है, समझ आ रहा है कि नहीं। देखो पहला एरिया का नाम क्या था, ध्यान दो, सबसे पहला एरिया का नाम क्या था, प्रारंभिक तप्तीकरण क्षेत्र। दूसरा क्या था, ऊपरी अपचयन क्षेत्र। उसके बाद वाले का निचली अपचयन क्षेत्र। क्या हो गया, निचली अपचयन क्षेत्र। निचला एरिया अपचयन निचला क्षेत्र है, देख जहाँ किसका निर्माण होता है, धातुमल का। किसका निर्माण हो गया, धातुमल का हो गया। अब जैसे नीचे आएगा आयरन का निर्माण हो गया। 4 एरिया होता है ना, पहला काम हो गया, दूसरा हो गया, तीसरा। अब चौथा क्या हो रहा है, गलन क्षेत्र है। क्या है, गलन क्षेत्र। 14 से 23 से कितना, 1673 तक। ठीक है, इसमें क्या होगा, जो अयस्क रहेगा, लोहा जो रहेगा वो क्या हो जाएगा, पूरी तरीके से पिघल जाएगा, और जो कार्बन रहेगा, मैग्नीज, ये सब क्या हो जाता है, सूख जाता है। चूना और सिलिका से मिलकर के कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट बनता है। क्या बनता है, कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट। अरे यही CaSiO3, क्लियर है ना। और एल्यूमिनियम आ गया तो उसमें कैल्शियम एल्यूमिनियम सिलिकेट, जो भी अशुद्धि रहेगा, और वो क्या बन जाता है, यहाँ पास ऐसा धातुमल बन करके तैरने लग जाता है। यहाँ तक क्लियर है। अच्छा, कार्बन डाइऑक्साइड फिर से कार्बन के साथ क्रिया करेगा, CO2 है तो किसके साथ क्रिया करेगा, कार्बन के साथ। तो एक ऑक्सीजन इसको दे देगा तो 2CO बन जाएगा, फिर से क्या बन जाता है, कार्बन मोनोऑक्साइड। कार्बन मोनोऑक्साइड बनेगा, फिर से वो लोहा का अपचयन करेगा। समझ आ रहा है कि नहीं। तो कुल मिलाकर के तुमको लगातार ये देखो, CO2 बनाया, CO2 फिर कार्बन के साथ क्रिया CO बना। थोड़ा बहुत भी मान लो आयरन बचा रहेगा, कार्बन फिर क्रिया करेगा और क्या बना देगा, आयरन बना देगा। क्या बना देगा, आयरन। मतलब यहाँ पास से तुमको आयरन मिलना क्या हो गया, शुरू। और ये क्षेत्र, चौथा क्षेत्र बोलते हैं गलन क्षेत्र। क्या बोलते हैं, गलन क्षेत्र। लगातार क्या होते जाएगा, ये गलते जाता है। क्लियर है कि नहीं, कोई दिक्कत है इसमें, दिखने का बस है ये ना, एकदम डिफिकल्ट, लेकिन है क्या उतना नहीं। सबसे पहले ध्यान से देखो, सबसे पहला एरिया ये है प्रारंभिक तप्तीकरण क्षेत्र। उसके बाद 900 से 1123, इसको क्या बोलेंगे हम लोग, ऊपरी अपचयन क्षेत्र। उसके बाद ठीक है ना, ये 1500 तक का निचला अपचयन क्षेत्र। उसके बाद यहाँ से लेकर के यहाँ तक या यहाँ तक क्या बोलोगे, गलन क्षेत्र। क्या बोलोगे, गलन क्षेत्र। ऊपर वाले में केवल नमी दूर हुआ, सेकेंड वाले में कार्बन डाइऑक्साइड और कार्बन मोनोऑक्साइड बना, दूसरा कैल्शियम कार्बोनेट टूट करके ये बन गया। और इसी वाले ही भाग में 900 केल्विन पर ये टूटा, Fe2O3 इस कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ क्रिया करके FeO बनाया। टेम्परेचर जैसे ही बढ़ा 1123 के पास पहुंचा, ये फिर से कार्बन के साथ क्रिया करके किस में कन्वर्ट हो गया, Fe में। क्लियर है, खत्म पूरा प्रोसीजर। समझ आया कि नहीं। ठीक है, अब ये जो तुमको लोहा मिला है इसमें 95% क्या है, Fe है। ठीक है ना, 95% क्या है, Fe है। इसके अलावा 4.5% क्या है, कार्बन है। 4.5% क्या रहता है, कार्बन रहता है। और इसके अलावा सिलिकॉन, आर्सेनिक, इन सब का क्या हो सकता है, अशुद्धि हो सकता है। क्लियर है कि नहीं। सिलिकॉन, आर्सेनिक, थोड़ा बहुत सल्फर का अशुद्धि हो जाता है। और मैं बोला था कि जिसमें कार्बन का मात्रा लगभग 4.5% के आसपास आता है उसको कौन सा लोहा बोलते हैं, ढलवा की पिटवा, ढलवा लोहा। क्या बोलते हैं, ढलवा लोहा। यहाँ तक क्लियर है कि नहीं। ठीक है, समझ आया कि नहीं। ठीक है, तो इस तरीका से आपका आयरन का निष्कर्षण क्या होता है, पूरी तरीके से कंप्लीट।
आप लोगों को लोहे का उपयोग पढ़ लेना है। अब जो नेक्स्ट वीडियो रहेगा उसमें हम लोग पढ़ेंगे किसके निष्कर्षण के बारे में, जिंक के निष्कर्षण के बारे में।